एनपीओ का चैप्टर हम डील कर रहे हैं। आज लेक्चर सेकंड में एनपीओ आर नॉट सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एनपीओ जो होते हैं उनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। देयरफॉर दे डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देयरफॉर इसलिए दे डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंस्टेड they prepare income and expenditure account at the end of the accounting period to determine surplus or deficit. Means instead they prepare income and expenditure account। इसीलिए क्योंकि ये इनका मेन पर्पस अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता, इनका मेन पर्पस अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता, इनका मेन पर्पस सोशल सर्विस होता है। तो इसीलिए ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं। तो दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन मतलब पता करते हैं क्या, सरप्लस और डेफिसिट। मैंने पहले ही बताया प्रॉफिट का नाम क्या दिया गया है, सरप्लस, और लॉस को डेफिसिट। किसके अंदर, एनपीओ के अंदर। आगे और डील करते हैं कुछ चीज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, मैचिंग रिवेन्यू रिसीट्स विद रिवेन्यू एक्सपेंडिचर टू डिटरमाइन सरप्लस एंड डेफिसिट। मतलब अकाउंटिंग पीरियड में मैच करते हैं किसको, उस ईयर की रिवेन्यू रिसीट्स को मैच करते हैं उस ईयर के रिवेन्यू एक्सपेंस के साथ, और एनालाइज करके मैच करके डिटरमाइन करते हैं सरप्लस और डेफिसिट। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डील कर रहे हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में मैंने बताया। अब डिटेल में समझते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। पहला पॉइंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, revenue expenses for the accounting period are taken whether they have been paid or not। ये कहता है कि रिवेन्यू एक्सपेंस किसी पीरियड के, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के आर टेकन लेंगे, चाहे वो पे हो चाहे वो ना हो। कोई भी रिवेन्यू एक्सपेंस अगर किसी अकाउंटिंग पीरियड में होगा तो उसे लेना ही है, चाहे वो पे किया गया हो चाहे वो पे ना किया गया हो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हम सैलरी है, रिवेन्यू एक्सपेंस है, वो 10,000 पे करी है और अभी भी वो आउटस्टैंडिंग कर रहा है 3,000 इस साल का। तो एक्चुअल में इस साल की जो एक्सपेंस है, रिवेन्यू एक्सपेंस है, एक्चुअल में ये जो सैलरी है एक्चुअल में इस साल की कितनी है, 10,000 तो पे कर दी और 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो हम उसे करेंगे ऐड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इस 3,000 को कर देंगे ऐड और टोटल हो जाएगा 13,000। इसका मतलब क्या हुआ कि रिवेन्यू एक्सपेंस हमें 13,000 इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करना है। डेबिट साइड होता है एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड होता है इनकम। हालांकि इसे भी डिटेल में क्लियर करेंगे, अभी रिवेन्यू एक्सपेंस को समझते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंस, जो रिवेन्यू एक्सपेंस है उसे एक अकाउंटिंग पीरियड के रिवेन्यू एक्सपेंस को इनकम एक्सपेंडिचर में अकाउंट में लेना है, चाहे वो पे किया गया हो चाहे वो पे ना किया गया हो। 10,000 रुपए सैलरी के पे किए हैं, 3,000 अभी भी बच रहे हैं, तो 3,000 को ऐड करेंगे, टोटल मिला के 13,000 रुपए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड बोले तो डेबिट साइड हम लिखेंगे। इसे कहते हैं कंसीडर करना पेड और नॉट। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। इनकम, रिवेन्यू इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर दे हैव बीन रिसीव और नॉट। सेम इसी तरह जिस तरह एक्सपेंस पे किए गए हो या ना किए गए हो लेने हैं, उसी तरह से इनकम रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो उसको लेना है। जैसे फीस आनी थी 5,000 आई है, फीस आनी थी 5,000 आई है और अभी भी आउटस्टैंडिंग है एट द एंड 2,000 आना, तो टोटल इस साल कितनी फीस आनी थी, 7,000।
5,000 तो रिसीव हो गई है और 2,000 अभी रिसीव नहीं हुई है, आउटस्टैंडिंग है। बट हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड बोले तो इनकम साइड कितने डालेंगे? 7,000। 5,000 जो आ चुकी है, 2,000 जो अभी नहीं आई है, अल्टीमेटली टोटल 7,000 एज इट इज पीएनएल अकाउंट की तरह, जैसे कि हमने 11वीं में किया है। पीएनएल अकाउंट की तरह जो एक्रूअल बेस पे होता था उसी तरीके से। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कहता है नॉन कैश एक्सपेंस सच एज ए डेप्रिसिएशन आर अकाउंटेड। मतलब जो एक्सपेंस नॉन कैश एक्सपेंस है, जैसे डेप्रिसिएशन होते हैं, अमोर्टाइजेशन होते हैं, इनको अकाउंटेड करना है। तो सिंपल है, डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड डालो, एक्सपेंस साइड डालो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये बात कह रहा है, इजी है। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये सारी जो चीजें होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, आर नॉट कंसीडर बिकॉज दे आर शो इन द बैलेंस शीट। मतलब साफ है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता, ये कहा जाता है बैलेंस शीट में। इससे पहले हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा था, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे वो रिवेन्यू नेचर की चीज हो, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, वो दोनों ही आ रहे थे क्योंकि ये कैश बेसिस पे था। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्यूरल बेसिस पे है, ये बात आगे भी आएगी, एक्यूरल बेसिस पे है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग आर नॉट कंसीडर बिकॉज दे आर शो इन द बैलेंस शीट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैपिटल इनकम और रिसीप्ट्स, कैपिटल इनकम और रिसीप्ट्स जैसे डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर नॉट कंसीडर। कैपिटल इनकम और रिसीट्स एग्जाम्पल डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर नॉट कंसीडर। मतलब जो कैपिटल इनकम होती है और रिसीट्स होती है वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डील नहीं होता। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिवेन्यू और कैपिटल दोनों आ जाते थे, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रिवेन्यू की चीजें आती है, कैपिटल की चीजें नहीं आती। ओनली रिवेन्यू की आइटमें आती हैं, कैपिटल की आइटमें नहीं आती। क्रॉस है। अच्छा, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर नॉट कंसीडर। जितने भी डोनेशनों को हम दो पॉइंट में बोल सकते हैं, एक तो जनरल और एक स्पेसिफिक। ये आगे भी डील होगा। जो जनरल होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, बट जो भी स्पेसिफिक पर्पस से कोई भी डोनेशन दिया गया है, कोई भी डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट मानी जाएगी, कैपिटल इनकम मानी जाएगी, और उसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना दिखा के बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। कोई भी डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पस से है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। हाँ, जो जनरल डोनेशन होगा वो आएगा। इस बारे में आगे भी डीपली डिस्कशन करेंगे, अभी बस इतना ही। अब नेक्स्ट 6 पॉइंट पे आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डज नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डज नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। क्लोजिंग बैलेंस इज एदर सरप्लस और डेफिसिट। क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है सरप्लस भी या फिर डेफिसिट, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। क्लोजिंग बैलेंस इज एदर सरप्लस और डेफिसिट विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो सरप्लस या फिर डेफिसिट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और जो भी होगा वो कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। और कैपिटल फंड कहां होता है? बैलेंस शीट। अगर सरप्लस होगी तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, डेफिसिट होगी तो कैपिटल फंड में लेस हो जाएगी। ठीक है ना। और कैपिटल फंड की जगह और भी नाम यूज कर सकते हैं, जैसे इसको हम जनरल फंड भी कह देते हैं, या फिर एक नाम और कह सकते हैं
कॉर्पस फंड। ठीक है, नेक्स्ट 7 पॉइंट, करंट अकाउंटिंग पीरियड रिवेन्यू आइटम ओनली आर कंसीडर। जो भी करंट अकाउंटिंग पीरियड की आइटम होगी, रिवेन्यू या एक्सपेंस, वो ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम डील करेंगे। ये बात मैंने पहले भी डिटेल में बता दी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसी साल की इनकम और उसी साल की एक्सपेंस को डील करना है और उसी को मैच करके क्या निकालना है, सरप्लस या डेफिसिट। अब नेक्स्ट हम फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। डेबिट साइड सारे एक्सपेंस आते हैं, लॉसेस आ सकते हैं, आप कह सकते हो, गोंडल रूल में हमने पढ़ा होगा 11वीं के अंदर। और क्रेडिट साइड आपकी सारी इनकम्स आ जाती है, या कह सकते हो गेन्स आ सकते हैं। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, जैसे कि पीएनएल अकाउंट होता है। 11वीं में हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा है। ठीक है, सेकंड, इसका जो सेकंड नेचर, सेकंड जो फीचर है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट की तो बात हो गई नेचर की। सेकंड, किस बेसिस ऑफ अकाउंट पे डील किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कैश बेसिस तो होगा नहीं, क्योंकि हम इसमें पढ़ चुके हैं पेड और नॉट। तो कौन सा बेसिस हुआ, एक्यूरल। कौन सा बेसिस हुआ, एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डील किया जाता है, चाहे पैसे मिले हो चाहे पैसे ना मिले हो। अगर वो एक्सपेंस इस साल का है तो एक्सपेंडिचर साइड आएगा, अगर वो इनकम इस साल की है तो इनकम साइड आएगी, पेड और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, it records only those incomes, expenses which relate to the current year, या कह सकते हो करंट अकाउंटिंग पीरियड, वेदर पेड और नॉट। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है, इसका थर्ड नेचर, इट्स रिकॉर्ड ओनली दोज इनकम्स एक्सपेंसेस विच रिलेट टू द करंट ईयर या करंट अकाउंटिंग पीरियड, पेड और नॉट। चाहे इस साल पेमेंट हो या ना हो, लेकिन जो खर्चा, जो एक्सपेंस इस साल का है वो एक्सपेंस साइड आएगा, और जो इनकम इस साल की है वो इनकम साइड आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फोर्थ पॉइंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो होता ही नहीं है, और क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस या फिर डेफिसिट होता है, और जिसको किस में ऐड किया जाता है, कैपिटल फंड में। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट निकालते हैं और फॉर्मेट पे बात डील करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये फॉर्मेट है, बुक में भी है हमारे फॉर्मेट, मैंने यहां लिख दिया है, समझेंगे अब इससे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड लिखेंगे एक्सपेंडिचर अंदर, रुपीस का सिंबल, फिर इनकम और रुपीस का सिंबल। सबसे पहले डेबिट साइड एक्सपेंडिचर टाइप टू सैलरी। सैलरी आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। यहां लिख रखा है टॉपिक एड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सैलरी हम मान लेते हैं कि 10,000 थी, जैसे कि हमने पहले माना, सैलरी पे करी 10,000, जिसमें से 3,000 आउटस्टैंडिंग थी एंड में, हमने उसे ऐड कर लिया क्योंकि वो भी इस साल का खर्चा है। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग,
बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग, जो स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग होगा वो खर्चा इस साल का हो ही नहीं सकता। जो भी खर्चा, जो सैलरी का रेवेन्यू एक्सपेंस है वो बिगिनिंग बोले तो स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है, तो वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो वो इस साल का खर्चा नहीं होगा। तो टोटल टैली करके कितना आएगा? 9,000। रेंट एक्सपेंस लिख देंगे डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने इंश्योरेंस कराया, उसका प्रीमियम पे किया है, तो उसे लिख देंगे। अगर कोई प्रीपेड है, प्रीपेड मींस कि टाइम से पहले ज्यादा पे कर दिया है, पे करना था 20,000 और पे कर दिया है 22,000, तो उसको लेस कर देंगे। मान लेते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम था 22, जिसमें से 2,000 एक्स्ट्रा पे हो गया है एडवांस में, प्रीपेड हो गया है टाइम से पहले पे, तो वो तो खर्चा इस साल का नहीं हुआ, तो उसे लेस करेंगे तो 20,000 आएगा। ऑडिट फीस भी खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है। हॉनरेरियम ये भी एक खर्चा है। हॉनरेरियम क्या होता है? किसी भी प्रोफेशनलिस्ट को जो उसकी सर्विस के हम पेमेंट करते हैं, जो अनसर्टेन होती है, उसे हम हॉनरेरियम कहते हैं। हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी, एक्टर, एमडी हो सकते हैं, ये भी एक्सपेंस है। टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस है। रिपेयरिंग भी एक्सपेंस है, और ये सारे रिवेन्यू एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन भी रिवेन्यू एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने कोई फिक्स एसेट बेची, उसमें लॉस हो गया, उसे भी डेबिट करेंगे, वो भी एक एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आते हैं फिर इनकम साइड, क्रेडिट साइड। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है जो उसके मेंबर हर साल पे करते हैं, उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। पर एनम जो एनपीओ के मेंबर होते हैं, एनपीओ के जो मेंबर होते हैं, जो हर साल पे करते हैं, मेंबर जो हर साल मेंबर पे करते हैं पेमेंट, उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। कुछ पेंडिंग भी कर देते हैं, कुछ एडवांस में भी दे देते हैं। तो जो एंडिंग करेगा, जो पेंडिंग करेगा, जैसे एड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो सब्सक्रिप्शन का पैसा आउटस्टैंडिंग रह गया एंड में, वो तो ऐड होगा। मान लेते हैं 1,000 रुपए था। लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, जो सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था, तो वो सब्सक्रिप्शन इस साल का नहीं हो सकता। जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में, तो वो इस साल का नहीं है, तो उसे लेस करो। एडवांस इन द बिगिनिंग, कोई इंसान, कोई मेंबर, कोई पर्सन शुरू में ही एडवांस दे गया सब्सक्रिप्शन, साल स्टार्ट हुआ और उसने एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दिया कि ये लो एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो उसे ऐड करेंगे, क्योंकि वो इसकी स्टार्टिंग में दे दिया, तो उसने इस साल का दिया है। मान लेते हैं 2,000। एडवांस इन द एंडिंग, और जो साल खत्म होने के एंड में एडवांस दे रहा है, तो वो एडवांस इस साल का तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो एंड में दे रहा है, वो अगले साल का ही दिया हुआ, तो उसे लेस करेंगे, 1,000 रुपए मान लेते हैं। तो उसे ऐड लेस करके टैली करके अमाउंट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं सब्सक्रिप्शन 20,000 था, तो 20 और 1 21, 21 में से 1 गए 20, 20 में 2 गए 22 और 1 क्या 21, 21,000 सब्सक्रिप्शन आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड, बोले तो क्रेडिट साइड। नेक्स्ट आते हैं एंट्रेंस फीस। एंट्री के साइन जो फीस ली जाती है वो भी इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड आएगी। जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन जो होता है उस टाइम क्रेडिट इनकम होती है। जनरल डोनेशन भी, डोनेशन दिया जनरली किसी स्पेसिफिक पर्पस से बताया नहीं है, तो ये भी क्या है? इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचा है, ओल्ड न्यूज़पेपर की क्या करी है? सेल करी है, तो ये भी क्या है? इनकम, क्रेडिट साइड। हॉल का रेंट, अपना हॉल रेंट पे दिया होगा तो इनकम आई है, वो भी इनकम है, क्रेडिट साइड। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को बेचते समय गेन हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, क्रेडिट होगा। सैंडरी रिसीट्स, और कोई ऐसे रिसीट जो इसमें नहीं है, सैंडरी रिसीट्स, छोटी मोटी रिसीट जो भी है वो भी क्रेडिट होगी। और इसको टैली करके जहां का भी एक्सीड हो, अगर डेबिट साइड का एक्सीड है तो डेफिसिट आएगी, और अगर क्रेडिट साइड का एक्सिस है तो सरप्लस आएगा। सरप्लस कैपिटल फंड में क्या होगा? प्लस हो जाएगा, और डेफिसिट माइनस हो जाएगी। किसमें? कैपिटल फंड में। समझ आ गई ये बात? अब एक क्वेश्चन डील करते हैं, तभी फाइनल हुआ। थ्योरी तो हमने काफी पढ़ ली, चलो एक इलिस्ट्रेशन 6 निकालते हैं।
इलिस्ट्रेशन 6 हमने रीड किया, अब इसे करते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है, डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड और इनकम क्रेडिट साइड, रुपीज के सिंबल। क्वेश्चन हमने लिखा तो पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में लिखा था फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग रुपीज 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। फीस कलेक्ट हुई है कितनी की, फीस इनकम है हमारी, तो पहले तो बाय फीस क्रेडिट साइड लिखेंगे 3,80,000 की। फीस क्या है हमारी, इनकम है कितने की, 3,80,000 की, तो इनकम साइड हमने फीस लिख दिया 3,80,000। क्वेश्चन कहता है ये बात, फर्स्ट पॉइंट में देखो क्वेश्चन कहता है कि फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। जो फीस हमने कलेक्ट करी है उसके अंदर 80,000 रुपए की फीस इंक्लूड है, किसकी, प्रीवियस ईयर की, पहले ईयर की, पिछले ईयर की। तो पिछले ईयर की जो फीस है वो तो इस साल हम इनकम नहीं मान सकते उसे, वो 80,000 पिछले साल की इनकम थी, तो इस साल की इनकम तो हुई नहीं। तो क्या करेंगे हम उसे लेस करेंगे इस बार, लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 80,000, ठीक है। फी आउटस्टैंडिंग सेकंड पॉइंट में फॉर द ईयर, फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, इस ईयर की फीस आउटस्टैंडिंग है, और जो फीस इस ईयर की आउटस्टैंडिंग है 10,000 रुपीज कह रहा है कि फीस आउटस्टैंडिंग है इस ईयर की 10,000 रुपीज, तो जो फीस इस ईयर की पेंडिंग है वो इस साल की ईयर की इनकम है, तो उसे क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड 10,000, ऐड कर लेंगे। 3,80,000 में 10,000 जोड़ेंगे, 3,90,000 और 80 गए तो 3,10,000, तो इस साल की फीस की जो इनकम है वो है 3,10,000 रुपीज, 3,10,000 रुपए। समझ आ रही बात। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट पढ़ो। सैलरी पेड इंक्लूडिंग रुपीज 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। कहता है सैलरी पेड, जो हमने सैलरी पे करी है उसमें 3,000 रुपए पिछले साल के हैं जो हमने पे किए हैं, तो जो 3,000 रुपए पिछले साल का खर्चा है वो इस साल का खर्चा तो मान नहीं सकते हम, वो प्रीवियस ईयर का है तो उसे लेस करेंगे। तो इस साल हमने सैलरी कितनी पे करी है, सैलरी पे की है 28,000, तो सैलरी एक रिवेन्यू एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड लिखेंगे टू सैलरी 28,000, उसमें से लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 3,000, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की सैलरी है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। इस साल के एंड में सैलरी जो इस साल के एंड में पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, वो इस साल का एक्सपेंस है, तो उसे जोड़ेंगे। एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1,000, 28,000 में 1,000 जोड़ा 29,000, उसमें से 3,000 लेस हुआ 26,000। तो इस साल की जो सैलरी का एक्सपेंस है, रिवेन्यू एक्सपेंस है सैलरी 26,000। समझ आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस नॉर्मली एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस 6 आ जाएगा, डेबिट 3,000। टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000 लिख देंगे डेबिट साइड। मीटिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंडिचर साइड 18,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये नॉर्मली ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आ जाएंगे 6,000। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज बुक। परचेज बुक एंड पीरियोडिकल इंक्लूड 19,000 फॉर परचेज बुक, मतलब हमने बुक और पीरियोडिकल परचेज करी है जिसमें से 19,000 रुपए के बुक्स खरीदी है। तो परचेज जो करी है बुक्स एंड पीरियोडिकल कितने की करी है, 29,000। टोटल बुक्स एंड पीरियोडिकल 29,000 के हमने खरीदे परचेज किए, जिसमें से बुक्स कितने की है, 19,000 की। हम लेस करेंगे परचेज ऑफ बुक। रीजन कि हमने 19,000 लेस क्यों किया, अभी बताता हूं। हमने 19,000 लेस क्यों किया, बुक्स को परचेज करना, बुक्स एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस होगा क्योंकि वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता। 29 में से 19 गए 10,000। फिर रेंट डाल दिया हमने। पोस्टेज एंड टेलीफोन ये भी एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर साइड डाल दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, डाल दिया। डोनेशन रिसीव, हमारा जो 13 पॉइंट है डोनेशन रिसीव कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है। डोनेशन रिसीव बोला तो जनरल डोनेशन, और जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है 20,000 रुपए, लिख दिया। अब हमने सारे आइटमें डाल ली,
सारी आइटमें डाल ली हमने, सैलरी डाल ली, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस, मीटिंग एक्सपेंस, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बुक्स एंड पीरियोडिकल। एक और बार फिर बता देता हूं, इसमें बुक्स और पीरियोडिकल्स है, लेकिन बुक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और पीरियोडिकल रिवेन्यू। तो बुक्स 19,000 की, तो बुक्स लेस कर देंगे, बचा हुआ 10,000 पीरियोडिकल है, तो वो आ जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस आ जाएगा। फीस हमने डाल दी, फीस में आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इस साल की जो आउटस्टैंडिंग थी फीस वो थी 10,000, वो इस साल की थी एंड की आउटस्टैंडिंग, इसलिए वो इनकम थी। और लेस करते हैं 80,000 वो पिछले साल की थी, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ने कहा था, तो 3,10,000 फीस। और बाय डोनेशन, डोनेशन के बारे में नहीं बोला है कहीं भी, किसी स्पेसिफिक पर्पज से है कि नहीं है, ओनली डोनेशन बोला है। तो कभी भी डोनेशन बोलते हैं तो जनरल मानते हैं उसको, क्रेडिट साइड। दोनों को टैली करेंगे, टैली करने में 3,10,000 और 20,000, 3,30,000 एक्सेस अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट को दोनों साइड लिख दिया। अब डेबिट साइड का टोटल करेंगे, 26 और 3 29, 29 और 12 41, और टैली करके 2,26,000 आपकी सरप्लस आ गई। और ये सरप्लस जो आपकी आई है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, अभी तो हम बना नहीं रहे, जब बनाओगे तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। अब ये इलिस्ट्रेशन हो गया, अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे अब, क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर रीड कर लिया है पूरा। तो डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम, रुपीस के सिंबल लगा दिए, फॉर्मूला हमारा तैयार है। अब सबसे पहले टू बैलेंस बीडी कैश, तो 1,80,000 है, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा नहीं। सब्सक्रिप्शन है हमारा 9 लाख का, तो सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, तो क्रेडिट साइड लिख दिया 9 लाख। उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम में आता है, कैपिटल नेचर का है, इसको नहीं लेंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर की बुक वैल्यू 40,000 है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर की बुक वैल्यू 40,000 है। बुक वैल्यू कितनी है? 40,000। सेल कितने में हो रहा है? 30,000। लॉस ले लिया कितने का? 10,000 का। तो 10,000 का लॉस यहां लिखेंगे। लॉस ऑन डेबिट साइड, लॉस है क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10 कितना? 10,000। अच्छा, अगर ये बुक वैल्यू 40,000 की थी और बेचा 30,000 में, 10,000 का लॉस हुआ। उल्टा भी हो सकता था, बुक वैल्यू 30,000 होती और ज्यादा में बेच देते तो क्रेडिट होता। नेक्स्ट डोनेशन, डोनेशन हमारा क्रेडिट साइड जाएगा, इनकम है 10,000। उसके बाद सैलरी, सैलरी हमारा क्या होता है? एक्सपेंडिचर टू सैलरी, कितने की? 4,80,000। नेक्स्ट टू रेंट, सिंपल है सारे, रेंट एक्सपेंडिचर होता है, कितने का? 50,000। बाय स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का लिख देंगे, कितने की? 20,000। डिफेंस बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड, डिफेंस के बॉन्ड लिए हैं, बॉन्ड डिफेंस के, तो ये कैपिटल है, कैपिटल नेचर का है, इन्वेस्टमेंट एक तरह की। डिफेंस बॉन्ड ये नहीं आएगा, फर्नीचर भी नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर भी एसेट होती है, ये भी कैपिटल नेचर का है। उसके बाद बाइसिकल, ये भी एसेट है। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी हम लेंगे नहीं, रिसिट्स और पेमेंट अकाउंट में बैलेंस जो सीडी है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस शीट की चीजें ही। कोई आइटम रह गई? कोई आइटम नहीं रही, टैली करेंगे। 9 लाख और 10,000, 9 लाख 10,000, तो 9,10,000, 9,10,000, 4,20,000, 5 लाख, 5,50,000, 5,50,000 और 10,000, 5,60,000, 5,60,000। 9 लाख 10,000 में से 5 लाख घटाओ और फिर 60,000 घटाओ, तो आएगा 3,50,000 टू सरप्लस। इस सरप्लस को हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के अंदर ऐड करेंगे जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे। समझ आया क्वेश्चन? मुश्किल तो नहीं था। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा होमवर्क देखते हैं।
होमवर्क क्वेश्चन नंबर 36 करना है ट्राई, और इलिस्ट्रेशन जो मैंने कराई थी 6, उसके बाद देखते हैं कोई इलिस्ट्रेशन नहीं है तो इलिस्ट्रेशन 6 दोबारा ट्राई करनी है, खुद करनी है।